नमस्कार। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और थोड़ी गर्मा-गर्म संभावना पर बात करने वाले हैं। सोचिए अगर अमेरिका भारत से जो दवाएं जाती हैं, उन पर 100% टैरिफ लगा दे, मतलब सीधा 100% आयात शुल्क। तो भारत का जो इतना बड़ा, इतना शक्तिशाली फार्मा उद्योग है, उस पर इसका क्या असर पड़ेगा? हमारे पास इस पर कई विश्लेषण हैं, रिपोर्ट्स हैं और आज हम इन्हीं में थोड़ा गहराई से उतरेंगे। समझने की कोशिश करेंगे कि असल मुद्दे क्या हैं और भारत क्या कदम उठा सकता है या उसे उठाने चाहिए। ये सिर्फ व्यापार के आंकड़ों की बात नहीं है, सही कहा ना? ये भारत की अर्थव्यवस्था के एक अहम हिस्से से जुड़ा मामला है। तो चलिए इसे खोलते हैं परत दर परत। सबसे पहले ये जो टैरिफ की बात हो रही है, ये ठीक-ठीक किन दवाओं पर लगने की आशंका है? देखिए, जो शुरुआती जानकारी मिल रही है अलग अलग स्रोतों से, जैसे हिंदुस्तान टाइम्स है, टाइम मैगजीन की रिपोर्ट्स हैं, उनसे तो यही लग रहा है कि निशाना मुख्य रूप से ब्रांडेड और पेटेंट वाली दवाओं पर है। मतलब वो दवाएं जिनका पेटेंट अभी चल रहा है, जो खास ब्रांड नाम से बिकती हैं और अक्सर महंगी होती हैं। पर इसमें एक पेच है, एक शर्त है। टैरिफ शायद उन कंपनियों पर ना लगे जो अमेरिका में ही अपनी फैक्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा रही हैं या लगाने का प्रोसेस शुरू कर चुकी हैं। अच्छा, तो ये एक बड़ी बात है क्योंकि भारत की असली पहचान तो जेनेरिक दवाओं के लिए है ना। वो दवाएं जिनका पेटेंट खत्म हो चुका है, जो सस्ती होती हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि भारत पर असर शायद उतना सीरियस नहीं होगा? हाँ बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। एक तरह से बचाव का रास्ता हो सकता है। जैसा कि अल जजीरा और दूसरे स्रोत भी कह रहे हैं, भारत का ज्यादातर फार्मा एक्सपोर्ट जेनेरिक दवाओं का ही है। तो अगर टैरिफ सिर्फ ब्रांडेड और पेटेंट वाली दवाओं तक ही रहता है तो सीधा असर शायद उतना बड़ा न हो जैसा डर लग रहा है। और हाँ, एक बात और ध्यान देने वाली है। इंडियन एक्सप्रेस, एनडीटीवी ने भी इशारा किया है कि कई बड़ी भारतीय फार्मा कंपनियों की अमेरिका में पहले से ही सब्सिडियरीज हैं, मतलब सहायक कंपनियां हैं या छोटी मोटी उत्पादन इकाइयां भी हैं, तो वो भी इस टैरिफ से बचने में थोड़ी मदद कर सकती हैं। लेकिन यहाँ एक अनिश्चितता वाली बात आ जाती है, जिसका जिक्र कुछ रिपोर्ट्स में है, जैसे अल जजीरा, टाइम्स ऑफ इंडिया। ये ब्रांडेड जेनरिक, इनका क्या होगा? ये तो थोड़ी मिली-जुली सी श्रेणी लगती है। हाँ, और यहीं पर मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। यही असली चिंता का विषय बन सकता है। ब्रांडेड जेनेरिक वो दवाएं हैं जो है तो जेनेरिक, मतलब उनका ओरिजिनल पेटेंट खत्म हो चुका है, लेकिन कंपनियां उन्हें एक खास ब्रांड नाम देकर बेचती हैं, अक्सर थोड़ी ज्यादा कीमत पर। अब सवाल ये है कि अमेरिकी प्रशासन इन्हें ब्रांडेड मानेगा या जेनेरिक। इस परिभाषा पर, इस क्लासिफिकेशन पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। अगर इन्हें भी टैरिफ के दायरे में ले लिया गया तो असर ज्यादा गहरा हो सकता है। और क्या ये भी डर है कि ये दायरा भविष्य में और बढ़ सकता है? जैसे मान लीजिए बाद में बायोसिमिलर्स या कॉम्प्लेक्स जेनेरिक जैसी चीजें भी जोड़ दी गई। ये बिल्कुल संभव है और द इकोनॉमिक टाइम्स जैसे प्रकाशन इसी जोखिम की तरफ इशारा कर रहे हैं। बायोसिमिलर जो बायोलॉजिकल दवाओं की कॉपी होती हैं, या कॉम्प्लेक्स जेनेरिक जिन्हें बनाना तकनीकी रूप से थोड़ा मुश्किल होता है। अगर भविष्य में टैरिफ का दायरा इन तक फैला दिया गया तो भारत की मुश्किलें वाकई बढ़ सकती हैं। ये दिखाता है कि जो शुरुआती छूट की बात हो रही है वो शायद लंबे समय तक ना टिके। अनिश्चितता तो बनी रहेगी। और इस अनिश्चितता का असर तो शायद हम अभी से देख रहे हैं। सुनने में आया है कि फार्मा कंपनियों के शेयरों में कुछ गिरावट आई है। इकोनॉमिक टाइम्स और रॉयटर्स बता रहे थे शायद। बाजार को ये सब पसंद नहीं आता, बिल्कुल अनिश्चितता निश्चित रूप से बिल्कुल पसंद नहीं आती। भले ही आज सीधा असर लिमिटेड दिखे, लेकिन ये डर ही काफी है। कंपनियों के मुनाफे पर दबाव आ सकता है, मतलब मार्जिन कम हो सकते हैं। अमेरिका में जो खरीदार हैं वो शायद सोचने लगे कि भाई भारतीय दवाओं की बजाय चलो घरेलू या दूसरे देशों के सप्लायर से ले लेते हैं, सिर्फ रिस्क से बचने के लिए। तो ये अनिश्चितता अपने आप में बिजनेस के लिए एक कॉस्ट बन जाती है। कंपटीशन का माहौल भी बदल सकता है। तो मतलब जो असर है वो सिर्फ एक्सपोर्ट के आंकड़ों से कहीं ज्यादा गहरा और फैला हुआ हो सकता है। क्या आप थोड़ा और समझा सकती हैं कि ये जो पर्दे के पीछे वाले असर हैं वो क्या हो सकते हैं? हाँ, अगर हम बड़ी तस्वीर देखें तो सबसे पहले सोचिए सप्लाई चेन के बारे में। दवा बनाने के लिए कच्चा माल चाहिए होता है ना, जिसे हम एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स या एपीआईज कहते हैं। ये दवा का असली असरदार हिस्सा होते हैं। अगर इन एपीआईज पर किसी तरह का असर पड़ता है या उनकी सप्लाई में दिक्कत आती है तो भारत में दवा बनाने की लागत वो बढ़ सकती है। और फिर जवाबी कार्रवाई का डर भी तो होगा।
जिसे हम रिटेलिएशन कहते हैं। हाँ, वो एक बहुत बड़ा जोखिम है। अगर भारत भी अमेरिकी सामानों पर जवाबी टैरिफ लगाता है तो बात बढ़ सकती है और एक व्यापक व्यापारिक तनाव या ट्रेड वॉर जैसी सिचुएशन बन सकती है, जिससे दोनों देशों के व्यापार को नुकसान होगा। इसके अलावा एक और बात है, अमेरिका इस टैरिफ की धमकी का इस्तेमाल एक दबाव बनाने वाले हथियार की तरह भी कर सकता है। दबाव? किस तरह का दबाव? मतलब हो सकता है अमेरिका इस मुद्दे को लेकर भारत से दूसरे एरियाज में रियायतें मांगे, जैसे ऊर्जा सौदों में या डिफेंस डील्स में, या फिर व्यापार से जुड़े दूसरे स्टैंडर्ड्स पर भारत को झुकाने की कोशिश करे। ये एक तरह का बार्गेनिंग टूल बन सकता है। और एक और बात, इस तरह के कदम जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, उन्हें ये सोचने पर मजबूर कर सकते हैं कि वे अपना उत्पादन भारत जैसे देशों से हटाकर वापस अमेरिका ले जाएं, ताकि भविष्य में ऐसे टैरिफ के जोखिम से बच सके। इसे रीशोरिंग कहते हैं। ठीक है, तो तस्वीर थोड़ी चिंताजनक तो लगती है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि भारत के हाथ बिल्कुल बंधे हुए हैं। हमारे पास जो स्रोत हैं, उनमें भारत की संभावित प्रतिक्रियाओं और रणनीतियों का भी जिक्र है। सबसे पहले कूटनीति यानी डिप्लोमेसी की बात करते हैं। भारत इस मोर्चे पर क्या कर सकता है? कूटनीतिक स्तर पर कई विकल्प हैं। पहला तो ये कि भारत और अमेरिका के बीच जो ट्रेड नेगोशिएशंस पहले से चल रही हैं, उनका इस्तेमाल किया जाए। रॉयटर्स ने भी जिक्र किया है कि ऐसी बातचीत होती रहती है। भारत इन मंचों पर छूट या रियायत की मांग कर सकता है। यह समझा सकता है कि भाई इस टैरिफ से दोनों देशों के हितों को कैसे नुकसान होगा। दूसरा रास्ता है विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का दरवाजा खटखटाना। WTO वो कैसे मदद कर सकता है इसमें? देखिए, WTO देशों के बीच व्यापार के नियम तय करता है। भारत वहां ये दलील दे सकता है कि अमेरिका का ये कदम भेदभावपूर्ण है और WTO के नियमों का उल्लंघन करता है। हालांकि इसमें एक चुनौती है। अक्सर देश ऐसे कदमों को राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देकर सही ठहराने की कोशिश करते हैं, और WTO में राष्ट्रीय सुरक्षा के तर्क को काटना वो थोड़ा मुश्किल हो सकता है। लेकिन हाँ, ये एक महत्वपूर्ण मंच है अपनी बात रखने का। और क्या कूटनीति में अकेले चलने के बजाय दूसरों का साथ लेना भी एक विकल्प हो सकता है? बिल्कुल। अगर अमेरिका ये टैरिफ लगाता है तो शायद दूसरे देश भी प्रभावित हों, जैसे यूरोपियन संघ हो सकता है, जापान हो सकता है। भारत इन देशों के साथ मिलकर एक जॉइंट फ्रंट बना सकता है। इससे अमेरिका पर राजनयिक दबाव बढ़ेगा और शायद उसे अपना फैसला बदलने पर विचार करना पड़े। ये तो हुई कूटनीति की बात, लेकिन क्या भारत कुछ और सख्त कदम भी उठा सकता है, जैसे जवाबी टैरिफ लगाना, रिटेलिएटरी टैरिफ्स? ये संभव तो है, लेकिन ये बहुत जोखिम भरा कदम है। जवाबी टैरिफ लगाने से पहले बहुत सोच विचार और कैलकुलेशन की जरूरत होगी। इससे इस तरह से डिजाइन करना होगा कि अमेरिका पर दबाव तो बने, लेकिन मामला पूरी तरह से हाथ से निकलकर एक बड़े ट्रेड वॉर में न बदल जाए। ये शायद असल व्यापार नीति से ज्यादा एक मोलभाव करने का हथियार साबित हो सकता है। इसका इस्तेमाल बहुत संभल कर करना होगा। ठीक है। अच्छा, तो अब कूटनीति से हटकर उद्योग जगत की रणनीतियों पर आते हैं। भारतीय फार्मा कंपनियां खुद को इस सिचुएशन के लिए कैसे तैयार कर सकती हैं? हाँ, तो यहाँ एक दिलचस्प बात है। अमेरिका की एक शर्त है कि अगर कंपनी वहां मैन्युफैक्चरिंग कर रही है तो टैरिफ नहीं लगेगा। तो एक सीधी रणनीति तो यही है कि भारतीय कंपनियां अमेरिका में निवेश करें, वहां प्लांट लगाएं। कुछ रिपोर्ट्स जैसे इंडियन एक्सप्रेस और टाइम मैगजीन में नींव रखने वाले प्लांट का भी जिक्र है। इसका मतलब है कि शायद कंपनियां सिर्फ शुरुआती निर्माण कार्य शुरू करके भी टैरिफ छूट के लिए एलिजिबल हो सकती हैं। ये एक तरह से उस शर्त को पूरा करने का एक तरीका हो सकता है। लेकिन अमेरिका में प्लांट लगाना तो काफी महंगा सौदा होगा, खासकर छोटी कंपनियों के लिए। क्या भारत सरकार इसमें कुछ मदद कर सकती है? हाँ, बिल्कुल। सरकार ऐसी कंपनियों को इंसेंटिव दे सकती है, जैसे टैक्स में छूट, सब्सिडी या फिर जमीन या इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराने में मदद। इससे कंपनियों के लिए अमेरिका में निवेश करना थोड़ा आसान हो सकता है। निवेश के अलावा क्या कंपनियां अपने बाजारों में भी विविधता लाने पर ध्यान दे सकती हैं? मतलब सिर्फ अमेरिका पर डिपेंडेंट न रहना। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण रणनीति है। अमेरिका बेशक एक बड़ा बाजार है, लेकिन उस पर जरूरत से ज्यादा निर्भरता जोखिम भरी हो सकती है, जैसा कि इस संभावित टैरिफ से पता चलता है।
इसलिए भारतीय कंपनियों को अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, आसियान देश यानी दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य पूर्व जैसे दूसरे एक्सपोर्ट मार्केट्स में अपनी पहुंच बढ़ानी चाहिए। इससे किसी एक देश की नीतियों में बदलाव का असर वो कम होगा। और तकनीकी तौर पर आगे बढ़ने की बात भी हो रही थी, जैसे कहते हैं वैल्यू चेन में ऊपर जाना। इसका क्या मतलब है और ये कैसे मदद करेगा? इसका मतलब है कि सिर्फ साधारण जेनेरिक दवाएं बनाने के बजाय ज्यादा कॉम्प्लेक्स और ऊंची कीमत वाली दवाएं बनाने पर जोर देना। जैसे कॉम्प्लेक्स जेनेरिक, जिन्हें बनाना मुश्किल है, बायोसिमिलर, जो बायोलॉजिकल दवाओं की कॉपी हैं, या फिर पूरी तरह से नई दवाओं पर रिसर्च और डेवलपमेंट R&D में निवेश करना। अगर भारत ऐसी दवाएं ज्यादा बनाने लगे तो उन पर शायद टैरिफ का असर कम हो, क्योंकि ये ब्रांडेड या पेटेंटेड की सीधी परिभाषा में शायद ना आए, या इनकी मांग ज्यादा मजबूत हो। तो मतलब अपनी स्पेशलाइजेशन बढ़ाना, अपनी काबिलियत बढ़ाना। बिल्कुल। साथ ही दवा बनाने के लिए जो जरूरी कच्चा माल है, यानी APIs, उनका घरेलू उत्पादन मजबूत करना भी जरूरी है। इससे बाहरी देशों पर निर्भरता कम होगी। और एक और अहम बात है, अमेरिकी रेगुलेटरी बॉडी FDA, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, के साथ तालमेल बनाए रखना। अगर भारतीय दवाएं अमेरिकी स्टैंडर्ड्स पर खरी उतरती हैं, तो टैरिफ के अलावा जो दूसरी नॉन टैरिफ बाधाएं आ सकती हैं, उनसे बचने में मदद मिलेगी। हाँ, आपने स्रोतों में कानूनी पहलुओं और घरेलू समर्थन का भी जिक्र देखा था। ये क्या है, थोड़ा इस पर बताएं। हाँ, कानूनी मोर्चे पर जैसा हमने पहले बात की, ब्रांडेड जेनरिक जैसी चीज़ों की परिभाषा पर अमेरिकी अधिकारियों से स्पष्टता हासिल करना बहुत ज़रूरी है। कंपनियां इसके लिए लॉबिंग कर सकती हैं। कुछ कंपनियां शायद अपने प्रोडक्ट्स की ब्रांडिंग या लेबलिंग को इस तरह बदलने की कोशिश करें कि वे साफ तौर पर जेनरिक दिखें, ताकि टैरिफ से बच सकें। एक और रणनीति जिसका जिक्र इकोनॉमिक टाइम्स और अल जजीरा में है, ये हो सकती है कि कंपनियां अमेरिका में मौजूद अपनी सहायक कंपनियों का इस्तेमाल करें। मान लीजिए दवा का जो फाइनल स्टेज का प्रोडक्शन है या सिर्फ पैकिंग अमेरिका में हो, तो शायद उसे मेड इन USA का स्टेटस मिल जाए और टैरिफ ना लगे। NDTV ने भी इस तरह की संभावनाओं का उल्लेख किया है। ये तो हुए कानूनी दांव पेश। घरेलू मोर्चे पर भारत सरकार और क्या कर सकती है कंपनियों की मदद के लिए? सरकार छोटी अवधि में, मतलब शॉर्ट टर्म में, एक्सपोर्टर्स को कुछ वित्तीय राहत दे सकती है, जैसे एक्सपोर्ट पर इंश्योरेंस देना, कुछ सब्सिडी या आर्थिक प्रोत्साहन देना, या आसान शर्तों पर लोन उपलब्ध कराना, ताकि वे शुरुआती झटके को सह सकें। इसके अलावा सरकार को इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशंस जैसे फार्मेक्सेल है, फार्मास्यूटिकल्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया या इंडियन फार्मास्यूटिकल अलायंस, इनके साथ मिलकर काम करना चाहिए। इससे एक कोऑर्डिनेटेड स्ट्रैटेजी बनाने, स्थिति पर नजर रखने और जरूरी नीतियां बनाने में मदद मिलेगी। और लंबी अवधि के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए सरकार को मेक इन इंडिया जैसी पहलों के तहत भारतीय फार्मा उद्योग की क्षमता बढ़ाने, मतलब क्वालिटी और स्टैंडर्ड्स को बेहतर करने और नई टेक्नोलॉजी अपनाने को बढ़ावा देना चाहिए। इससे भारतीय कंपनियां ग्लोबल लेवल पर ज्यादा कॉम्पिटिटिव बनेंगी और इस तरह के झटकों को बेहतर तरीके से झेल पाएंगी। तो इन सभी बातों को समेटते हुए इन स्रोतों के विश्लेषण के आधार पर क्या लगता है, क्या ही वाकई एक बड़ी तबाही का संकेत है, या फिर समझदारी भरी योजना से इससे निपटा जा सकता है? घबराने की जरूरत है या तैयारी की? देखिए, ज्यादातर विश्लेषण यही इशारा कर रहे हैं कि छोटी अवधि में, यानी तुरंत, असर शायद मध्यम दर्जे का हो, कोई विनाशकारी स्थिति शायद ना बने। इसके दो मुख्य कारण हैं। पहला, भारत का ज्यादातर निर्यात जेनेरिक दवाओं का है, जो शायद टैरिफ के दायरे से बाहर रहें। और दूसरा, कई भारतीय कंपनियों की अमेरिका में पहले से मौजूदगी है, इसलिए बाजार में जो शुरुआती घबराहट दिख रही है वो शायद थोड़ी जरूरत से ज्यादा हो। लेकिन जोखिम तो है, मतलब इसे हल्के में नहीं ले सकते। हाँ, जोखिम बिल्कुल है। असली जोखिम मध्यम से लंबी अवधि में है। अगर भविष्य में टैरिफ की परिभाषा बदल दी जाती है या उसका दायरा बढ़ाया जाता है, तब मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अगर बहुत सी कंपनियों को अमेरिका में महंगे प्लांट लगाने पड़ते हैं या वे कंपटीशन में पिछड़ जाती हैं, तो एक्सपोर्ट में गिरावट आ सकती है। सबसे बड़ी चिंताएं असल में अनिश्चितता है, नियमों की अस्पष्टता और बदले की कार्रवाई यानी रिटेलिएशन की है। ये चीजें कारोबार के माहौल को खराब करती हैं। तो मतलब हाथ पर हाथ धरकर बैठने से काम नहीं चलेगा, प्रोएक्टिव होना पड़ेगा, सक्रिय रणनीति जरूरी है। निश्चित रूप से सिर्फ इंतजार करना या रिएक्ट करना काफी नहीं होगा।
एक कोऑर्डिनेटेड, प्रोएक्टिव और मल्टी प्रोंग्ड स्ट्रैटेजी अपनाने की जरूरत है, जिसमें कूटनीतिक, औद्योगिक और कानूनी सभी मोर्चों पर काम हो, जैसा कि हमने चर्चा की। अगर भारत इन सभी रणनीतियों का सही तरीके से इस्तेमाल करता है तो सबसे बुरे प्रभावों को कम किया जा सकता है और शायद इस चुनौती को एक अवसर में भी बदला जा सके। तैयारी ही बचाव है, जैसा कहते हैं। तो ये थी हमारे श्रोता द्वारा साझा की गई सामग्री के आधार पर इस संभावित अमेरिकी फार्मा टैरिफ की स्थिति पर हमारी गहन चर्चा। हमने सीधे असर, व्यापक प्रभाव और भारत के संभावित जवाबी उपायों को समझने की कोशिश की। ऐसा लगता है कि इस चुनौती से निपटने की कुंजी वो विविधीकरण यानी अलग अलग बाजारों में विस्तार, वैल्यू चेन में ऊपर उठना यानी ज्यादा उन्नत दवाएं बनाना और हाँ, चतुर कूटनीति में छिपी है। बिल्कुल। और अंत में एक विचार छोड़ जाते हैं जिस पर आगे सोचा जा सकता है, जो इसी चर्चा से निकलता है कि इस तरह का टैरिफ भले ही शुरुआत में सिर्फ कुछ ही तरह की दवाओं पर लगे, लंबे समय में पूरी दुनिया की दवा सप्लाई चेन और निवेश के प्रवाह को कैसे बदल सकता है। इसका असर शायद सिर्फ अमेरिका और भारत तक ही सीमित न रहे, बल्कि दुनिया भर में दवाओं की उपलब्धता और कीमतों पर पड़ सकता है। ये सोचने वाली बात है कि कैसे एक देश की नीति पूरी वैश्विक व्यवस्था को हिला सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़रूर लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन बताएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।